ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ। तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। मन में है विश्वास कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तूलिका का नमस्कार। आइए एक नए दिन के लिए शुक्रिया अदा करें ईश्वर का। दुआ करते हैं कि ईश्वर हम में वो नज़र पैदा करे जिससे हम अपना नज़रिया बदल सकें, क्योंकि हम यदि अपना नज़रिया बदलने में कामयाब हुए ना, तो जीवन से सारी शिकायतें न्यूनतम हो जाएंगी। कैसे? एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक बार एक सिनेमा हॉल में ये घोषणा की गई कि मात्र 8 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म को विश्व की बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है और इसे हम अपने सिनेमा घर में दिखाएंगे। बस वहाँ बहुत से लोग इसे देखने पहुँच गए। फिल्म शुरू हुई। शुरुआत में कमरे की एकदम सफ़ेद और सादा छत को दिखाया गया, बस छत और कुछ नहीं। 3 मिनट इसी में बीत गए। न कैमरे ने कुछ और दिखाया और न ही छत के किसी और हिस्से पर घूमा। 3 मिनट और बीत गए। दृश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब 6 मिनट हो गए तो लोग अनमने हो गए, थिएटर छोड़कर जाने लगे। थिएटर मालिक से शिकायत करने लगे कि नाहक उनका समय बर्बाद किया गया। जब सिर्फ छत ही दिखानी थी तो क्यों बुलाया? अचानक, जबकि ज़्यादातर लोग थिएटर छोड़ने ही वाले थे, कैमरा लेंस धीरे धीरे घूमा, दीवार के सहारे ज़मीन को दिखाने लगा। वहाँ दिखा बिस्तर पर पड़ा एक बच्चा जो पूरी तरह विकलांग था, रीढ़ की अशक्तता से ग्रस्त। कैमरा धीरे से बिस्तर के बगल में घूमा और एक बिना पुश्त की व्हील चेयर दिखाई। फिर वापस घूमकर उसी छत की बोरिंग लोकेशन दिखाने लगा। और अब स्क्रीन पर दिखा एक वाक्य, हमने आपको इस बच्चे की दिनचर्या के सिर्फ 8 मिनट दिखाए। सिर्फ 8 मिनट उस जिंदगी से जो ये बच्चा रोज़ बरोज़ जीता है, और आप सिर्फ 6 मिनट में ही उब गए। श्रोता साथियों, इसीलिए जीवन के हर एक सेकंड का महत्व समझिए। अच्छे और स्वस्थ जीवन के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब ये सब ना रहे तो आपको पछताना पड़े। कोविड-19 ने हमें ये वक्त दिया है सोचने का कि कौन सी सुविधाएं हमें हासिल हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं। शुक्रगुजार हो जाइए इन सभी नेमतों के लिए और इनके लिए धन्यवाद दीजिए ईश्वर का। तेरे
मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया, जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया। मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। ओ एक खुशबू आती थी, ओ एक खुशबू आती थी, मैं भटकता जाता था, रेशमी सी माया थी, और मैं तकता जाता था। जब तेरी गली आया सच तभी नजर आया, जब तेरी गली आया सच तभी नजर आया। मुझ में ही वो खुशबू थी जिससे तूने मिलवाया। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है, ओ टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है, पर न इबादत वाला शऊर आता है। सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा, सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा। अब जो तुमने ठुकराया तो सवर न पाऊंगा। मौला मौला। श्रोता साथियों, कोरोना संक्रमण के इस दौर में धन्यवाद दीजिए हर उस चीज़ को जिसकी वजह से आपका जीवन है। जीवन में खूबसूरती है, जीने की वजहें हैं। मुस्कुराइए कि दुनिया सुंदर है। कोरोना ने हमें ये सब सोचने का वक्त दिया है, वरना तो हम जीवन की आपाधापी में ही व्यस्त थे। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत गंभीरता से अपने परिवेश, अपने पर्यावरण और प्रकृति के बारे में सोचना शुरू किया है और सोचने लगे हैं कि ये हवा, पानी, पेड़, पौधे, चिड़िया और अन्य जीव हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यदि हमें इन सब को सहेजना है तो इनके लिए खुद भी सहृदय होना पड़ेगा और अगली पीढ़ी को भी ये संस्कार हस्तांतरित करने होंगे। जानते हैं आप, ऐसी ही कुछ बातें करने वाले एक व्यक्ति से हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। आइए सुनते हैं ये बातचीत ग्वालियर के प्राणी उद्यान यानी जू के जू क्यूरेटर गौरव परिहार से। गौरव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आप जू क्यूरेटर हैं और गांधी प्राणी उद्यान ग्वालियर में पदस्थ हैं। ये जू क्यूरेटर क्या होता है, पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताइए। बेसिकली क्यूरेटर का जो मतलब है, एक्चुअली में उसको हिंदी में बोलते हैं रक्षक जी। और इंग्लिश में क्यूरेटर बोला जाता है। फॉरेन में जैसे जूस वगैरह है वहाँ मोस्टली जो डेजिग्नेशन है वो क्यूरेटर ही होते हैं। क्यूरेटर का जो मतलब हिंदी में उसको रक्षक बोलते हैं, जिसका मतलब है जो आप एनिमल्स वगैरह रखते हैं जू में, डॉग्स रखते हैं, काफी सारे एनिमल्स रहते हैं, तो उनको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से देखरेख करने वाला आदमी, जिससे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रॉपर, इसको क्यूरेटर है। जी, ये जू क्यूरेटर का काम बड़ी बारीकी से देखने वाला काम है। आपको जानवरों से, पक्षियों से, जो भी जीव जंतु आपके जू में रखे हुए हैं, सबसे बड़ी मोहब्बत होनी चाहिए और बहुत बारीकी से उनके व्यवहार पर नजर होनी चाहिए। ये भाव जो है आपके अंदर कहाँ से आया? ये एक्चुअली बाय बर्थ ही है इस तरीके का। मतलब मैं थर्ड और फोर्थ क्लास में था
तब से मेरे को मतलब बर्ड से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन था। और एक बार एक बर्ड थी छोटी, जब हम नाना जी के यहाँ थे, मुझे ध्यान है, तो वो इंजर्ड थी। तो उसको फिर हमने रख के उसका ट्रीटमेंट किया, उसको 2-3 दिन सर्वाइव किया, क्योंकि उस टाइम इतनी ज्यादा बुद्धि नहीं थी कि उसको क्या करना चाहिए। आज मालूम पड़ा कि वो बर्ड जो थी वो पर्पल सन बर्ड थी। तो हमने उसको जो है मतलब कोशिश करी कि वो सर्वाइव करे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं करी और उसकी डेथ हो गई है। तो तब से ही मतलब ये हो गया कि नहीं, अब कुछ करना है तो जानवरों के लिए ही करना है, मैंने जो है बर्ड्स, मैमल्स, एनिमल्स के लिए करना है। तब से एक जुनून टाइप का शुरू आ गया कि नहीं, कुछ भी करेंगे तो इन्हीं के लिए करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। जू से जुड़ने का ख्याल कैसे आया और क्या प्रक्रिया है? यदि कोई और भी दूसरा व्यक्ति ऐसा है, इस क्षेत्र में उसकी रुचि है और जू के साथ मिलकर काम करना चाहता है, तो क्या करना होगा उसको? एक्चुअली मैं इस फील्ड में बेसिकली ये जो फील्ड है जू, ये वाइल्ड लाइफ वाली फील्ड है और एनवायरमेंट साइंस से भी अगर कोई स्टूडेंट हैं तो वो इस फील्ड में आ सकते हैं। उसके लिए आपको 12th में तो बायो लेना पड़ता है। 12th आप बायोलॉजी से करेंगे, उसके बीएससी या ग्रेजुएशन, एमएससी और फिर आपका रिसर्च जो है। तो रिसर्च कर ले तो सोफर तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर बीएससी एमएससी वाले भी आ सकते हैं उसमें जो है। लेकिन बस आपसे कि उसको बाय हार्ट जो है उसे अटैचमेंट होना चाहिए। जू में जो जॉब है वो 10 से 5 का नहीं होता कि 10 से 5 का जॉब है जो है। यहाँ 24 घंटे की नौकरी रहती है कि कभी भी आपको किसी भी टाइम जाना पड़ता है, इमरजेंसी लग जाएगी तो पहुंचना पड़ेगा वहाँ पे जो है। तो मेन आपको, जब तक आपको बाय हार्ट इनसे लगाव नहीं होगा एनिमल से, आप उनकी फीलिंग नहीं समझ पाएंगे जो है, तो उसमें एनिमल का लॉस होना मतलब सुनिश्चित है कि उसमें जानवर की मॉर्टेलिटी होगी, मरेगा। बेसिक जो प्रॉब्लम आती है हम लोग को उसमें, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, कोई भी एनिमल्स आप देखेंगे, बर्ड्स देखेंगे, तो आपको वो, आप उसको जब उसका बिहेव देखेंगे तो आपको नॉर्मल देखेगी। अगर वो बीमार होगी तभी वो अपने आप को नॉर्मल शो करेगी। कोई भी जानवर अपने आप को बीमार शो नहीं करता, क्योंकि बीमार जो शो जैसी करा उसे मालूम है बीमार है तो हम उसको पकड़ लेंगे, कैच कर लेंगे, उसको डर रहेगा इस चीज का। ऐसी स्थिति में एनिमल आइडेंटिफिकेशन, एनिमल बिहेवियर वो आपको मतलब बहुत बारीकी से आना चाहिए। बर्ड्स का आना चाहिए, मैमल्स का आना चाहिए, रेप्टाइल्स, स्नेक का आना चाहिए। कि कोई सांप है देखा तो सांप मतलब कैसे वो हेल्दी है, मतलब आप कैसे बोलेंगे कि स्नेक हेल्दी है? तो क्योंकि उस टाइम जो है जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है बॉडी के अंदर, वो फुला लेगा, अपने आप को फुला लेगा, तो आपको दिखेगा ही नहीं कि इसकी बॉडी का फैट खत्म हो रहा है। तो ये बहुत बारीकी से नजर भी रखते हैं और आप साथ ही इस विषय में लिटरेचर जितना होगा वो भी बहुत ज्यादा पढ़ते रहते होंगे। जी, अब एक्चुअली आज की डेट में जो सिनेरियो है, करंट सिनेरियो जो है, उसमें आपको मतलब नई नई जो इन्वेंशन हो रही है, नई नई रिसर्च हो रही है, तो उसमें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे बाहर कंट्रीज में क्या हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज में क्या हो रहा है, अपन लोग इंडिया में इतना ज्यादा अच्छा एनरिचमेंट नहीं करते हैं, लेकिन एनरिचमेंट इन द सेंस की जैसे किसी एनक्लोजर में अपने कोई जानवर रखा है तो उसको आपको वो सारी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी जिसमें वो कंफर्ट फील कर सके, मैनेजर नेचुरल जैसा फील करे, नेचुरल एनवायरमेंट उसको देना है आपको जो है। अब जैसे पैरेट है तो उसमें आपको ओरिजिनल जो वुडन शेप्स है, लकड़ी है, वो सब रखनी पड़ेगी, वो काटेगा, मतलब उसको रूटीन प्रोसेस है, वो 2 महीने चलेगी, टूट जाएगी, फिर आपको चेंज करना है। भालू है तो उनकी आपको लेयरिंग लगानी है, बॉन्कीज है उनके लिए आपको चूल्हे लगाने तरह तरह के। उनको आप जितना अच्छा एटमोसफियर देंगे तो उनका लाइफ स्पैन बढ़ता है, कैप्टी में लाइफ स्पैन बढ़ेगा, ब्रीडिंग होगी जो है, तो ये सब चीजें रहती हैं। जितना उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में रख पाएंगे उतना सरवाइव करने के भी चांसेस होंगे और ब्रीडिंग भी आप बिल्कुल डेफिनेटली। अगर आप किसी एनिमल को रख रहे हैं, सिर्फ रख दिया आपने इंक्लूजर में उसको, तो वो एक तरफ बैठा रहेगा और काफी डिप्रेशन में रहेगा, स्ट्रेस आउट होगा जो है। तो आपको उस स्ट्रेस से निकालना है, क्योंकि जंगल में तो काफी एरिया बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि जू में इतने बड़े इंक्लूजर नहीं होते, एक लिमिटेशन रहती है जो है। तो उसमें आपको उस एटमोसफियर में उसको कूल रखना है। और हम लोग जो एनिमल्स रखते हैं कोशिश करते हैं कि वो हमारा ब्रीड करें, और ब्रीड करने के लिए आवश्यक है कि आप उसको क्या डाइट दे रहे हैं, किस तरीके की डाइट दे रहे हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, मेडिसिन क्या है, उसकी जो ट्रीटमेंट क्या है। जब आप उसको बेसिक सारी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कराएंगे एंड देन वो ब्रीड करें। तो कोई जानवर अपने है और ब्रीड मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब है वो दे फील गुड, मतलब उसको अच्छा लग रहा है तभी वो आगे सर्वाइव कर रहा है। जानवर को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यदि आपके जू में ब्रीडिंग होती है, जानवर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, तो एज ए जू क्यूरेटर आपको कैसा लगता है? तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो काफी सारा मतलब जैसे टाइगर में लास्ट ईयर अभी बच्चे हुए थे हमारे यहाँ जो है, 2011 में हुए थे, फिर 14 में हुए जो है। एक मतलब चैलेंजिंग जॉब है, मतलब जो क्यूरेटर का है वो चैलेंजिंग जॉब है। रोज नए नए एक्सपेरिमेंट लगाने आपको जो है, ये बॉक्स लगाए किसी बर्ड्स के लिए, ये इस तरह का नेक्स्ट बॉक्स लगाया, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुए,
उसमें फिर हम लोग ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होते, नहीं मुझे फिर दूसरी तरीके से फिर दोबारा काम किया जाए। ऐसे तरह तरह के काम करते हैं तो नए नए जो चैलेंज आते हैं तो उसमें सक्सेस हो जाते हैं। एक तरह का रिलेशन बन जाता है जानवरों पक्षियों के साथ आप लोगों का। बेसिकली मतलब अब जू में जो एनिमल्स रहते हैं उनसे अट्रैक्शन तो हो ही जाता है, नो डाउट इसमें कि उनसे लगाव रहता है जानवरों से जो है। लेकिन हम लोग ज्यादातर की क्योंकि जो जू इंडिया में अपने 151 रिकॉग्नाइज जू है, सारे के सारे जू जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट से चलते हैं, सेंट्रल जो अथॉरिटी इनको रन करती है। तो उनकी जो गाइडलाइंस है उसमें हम किसी एनिमल्स को ज्यादा बड़े जो टाइगर लॉयल लेपर्ड्स हैं उनको ज्यादा मतलब टेम नहीं कर सकते, पालतू नहीं बना सकते। उनको उतना ही बनाते हैं कि उतना वो अपना कहना मान ले, खाना वाना खा ले, इस तरीके से मतलब कोशिश करते हैं इनको वाइल्ड ही रखा जाए। बिल्कुल। तो आगे जब अपने में होता है तो एक्सचेंज करते हैं, एनिमल एक्सचेंज होती है, परचेज में होते हैं आज की डेट में, तो फिर वो दूसरी तरह की दिक्कत आती है। जू में घूमने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है, और न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि शहर घूमने आने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी आकर्षण का केंद्र होते हैं ये जू। गौरव जी, पिछला पूरा लॉकडाउन का समय जो है 3 या 4 महीने का, उस दौरान जू भी बंद रहा। जू के खुलने का क्या हिसाब किताब है, आगे कैसे खुलेगा, या कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं आप लोगों ने? अभी तो एटलीस्ट ओपन करने का तो नहीं है कि ओपन करेंगे, जैसे ही मिनिस्ट्री से कोई गाइडलाइन आएंगी सेंट्रल जो अथॉरिटी से जो है उसको ओपन करना है तो फिर उसको ओपन करने पे विचार करेंगे मिनिस्टर जो है। क्योंकि अभी कोविड-19 जो है बड़ा शुरू में मिला था और टाइगर में हुआ था जो है। अच्छा। तो उस तौर पे हम लोग तो अपने एहतियात के लिए पूरा डिसइंफेक्शन कराते हैं और फिर जिरकॉन बैक्टीरिया वायरस दोनों को किल करते हैं पर डे जो है। लेकिन जब विजिटर्स आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम जाएगी जो है, विजिटर्स को भी जाएगी और एनिमल्स को भी जाएगी। तो हमको दोनों को सिक्योर करके चलना है, तब अपन जू को ओपन कर सकते हैं जो गाइडलाइंस आ रही हैं, जैसी गाइडलाइंस आती हैं। जू में जितने भी विजिटर्स आते हैं, बच्चे या बड़े, आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो किस तरह का व्यवहार करें जिससे जानवरों को और जू के जो काम करने वाले हैं वहाँ उनको कम से कम दिक्कत हो? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जो है, मतलब बहुत ही मतलब कंजर्वेशन के लिए बहुत आवश्यक है कि आपको कहीं नेशनल पार्क या जू में जाना है तो कैसा फील करना है, कैसा आपको बिहेव करना है। अब होता है ये कि आदमी जैसे यहाँ जू में आता है तो उसने मंकी देखा या टाइगर देखा तो वो खुद फिर मंकी टाइगर बन जाता है और नॉइज करेगा, चिल्लाने लगेगा, कुछ सीटी बजाएंगे, मतलब तो उससे जानवर और तनाव में आता है, स्ट्रेस आउट होते हैं जो है। जब भी अपन किसी नेशनल पार्क जाएं, जंगल जाएं, चिड़ियाघर जाएं तो कोशिश करें कि अपन जो है डल कलर के क्लॉथ पहने जो है, मतलब एकदम फ्लोरोसेंट नहीं होने चाहिए, ब्लैक रेड नहीं होने चाहिए जो है, मतलब डल कलर के क्लॉथ होंगे तो उससे जानवर कूल रहेगा, भड़केगा नहीं जो है। और दूसरा अपना नॉइज पॉल्यूशन आप कम से कम बात करें और जानवर को आराम से शांति से देखें, उसको किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं डू नॉट फीड और टीज एनिमल, आपको ना उसको छेड़ना है ना उसको आप खाने को कुछ देना है, खिलाना है। हम चाहते हैं पब्लिक जो आए वो एकदम शांति से आए, अपने जानवर देखें जो है और जानवर के व्यवहार को समझें और आराम से घूम के वापस जाए। और जबकि हमने ये नोटिस किया है कि जू जाने से पहले लोग मूंगफली और चने वगैरह खरीद लेते हैं कि बंदर को खिलाएंगे, जबकि बंदरों को खाना या बंदर, चिड़िया, तोता जो भी वहाँ जानवर हैं उन सब के खाने की व्यवस्था जू के द्वारा की जाती है। ये एक्चुअली में क्या बहुत पुराने जमाने में होता था ऐसा जो है, मतलब कि आदमी अपने समय चने वने, आज भी जो पब्लिक आती है वो सारी लेके आते हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। तो किसी की अगर भावनाएं जुड़ी हैं तो अपन उनको मतलब एकदम वो नहीं कर सकते, लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं, विजिटर्स की एंट्री जब गेट पे होती है तो वहाँ एक काउंटर है, उसमें एक स्टाफ की ड्यूटी रहती है, किसी भी तरह का जो फूड मटेरियल है, खाना वगैरह, ये वो हम अंदर अलाउ नहीं करते हैं, चाहे आदमी का हो चाहे जानवर का हो। तो वो सारा का सारा गेट पे रखवा लेते हैं, जब वो जाते हैं तो उनको वापस कर देते हैं। मतलब क्योंकि जो पब्लिक जो उनको खाना देगी उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का चांस रहेगा और उससे उनके लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम ही आती है जो, इसलिए कोशिश करते हैं कि उनको पब्लिक का जो फीडिंग है वो नहीं कराया जाए, जो हम लोग दे रहे हैं वही डाइट देते हैं। जब भी ग्वालियर का जू बना होगा ये शहर के किसी कोने में रहा होगा, लेकिन अब शहर के बिल्कुल बीचों बीच आ गया है। कई बार खबरें सुनने में आती हैं कि इस जू को कहीं दूर शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसी क्या कोई योजना है? और अगर पैरेलली कुछ और भी व्यवस्था की जा रही है तो हमारे सुनने वालों को बताइए। एक्चुअली में ये जू की जो स्थापना है गांधी जूलॉजिकल पार्क की 1902 में बना था और इंडिया स्टेट का जू था। स्टार्टिंग में उनके जो गेस्ट आते थे अति विशिष्ट लोग, वही लोग इसको घूमने आते थे 1902 में।
1922 में ये हैंडओवर हुआ कॉर्पोरेशन, और तब इसका नाम था किंग जॉर्ज जूलॉजिकल पार्क से। तो 1902 में जब ये बना था तो ये डेंस फॉरेस्ट होता था, उस समय में कोर जोन था, जंगल था जैसे। लेकिन आज की डेट में बीच सिटी में आ गया है, चारों तरफ से इसमें मतलब पॉल्यूशन जो है कि इसकी मात्रा बढ़ रही है, मतलब हर तरह का पॉल्यूशन है यहाँ पे जो है। और हम लोगों ने विचार किया है और सेंट्रल जो अथॉरिटी को प्रपोजल भेजा है, गोलागुड़ी के नाके पे जगह देखिए इसको विस्थापन के लिए। तो काफी करीबन 150 हेक्टेयर के आसपास है वो जगह जो है, बड़ी जगह है और बड़ी जगह। तो उसमें ओपन सफारी बनाने का प्रपोजल है, ओपन सफारी, ओपन जू बनाएंगे और तब इनको अपने वहाँ शिफ्ट करेंगे एनिमल्स को। अभी जब तक क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें टाइम लगेगा, तब तक हमने जो है जो चिड़ियाघर के चारों और जो प्रेमाइसेस है उसमें डेंस प्लांटेशन किया। प्लांटेशन वो क्या है, जो नॉइज पॉल्यूशन कम करते हैं जो है। और चारों और हमारा प्लांटेशन है, डेंस प्लांटेशन है। और नाले के पार जो जमीन है, मतलब पीछे चिड़ियाघर के पीछे एक नाला बहता है सोंटे का, वो हमने एक्वायर कर लिए। उसमें हम जो है बहुत ही जल्दी बर्ड्स का और सर्पेंटेरियम वो ओपन एवेरी बना रहे हैं। तो वहाँ पे आदमी को एरिया बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, तो अच्छा फील होगा जो है। आपने एवियरी की बात की गौरव जी, जितना हम अभी तक आपको जानते थे एक पक्षी विज्ञानी के रूप में जानते थे, और आज हम आपका एक दूसरा भी पहलू जान पाए हैं। ग्वालियर जू में पक्षियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। इसको और बढ़ाने के लिए या और पक्षी यहाँ पे आए, इसकी कोई व्यवस्था है? हमारे यहाँ जो है नंबर ऑफ एनिमल्स जू में लगभग 550 एनिमल्स हैं। 550 में सबसे ज्यादा जो अगर आप देखेंगे तो उसमें बर्ड्स ही हैं। बर्ड्स की जो है 55 स्पीसीज है अपने यहाँ जो, और नंबर उनकी 350 के आसपास है। 55 स्पीसीज की बर्ड्स हैं। अभी दिल्ली जू से भी हम लेके आए थे, उसमें आपका व्हाइट आइबिस, ब्लैक आइबिस, ब्लैक स्वान वगैरह काफी सारी बर्ड्स हैं। और ओपन जो एवेरी बना रहे हैं उसमें कंसेप्ट ये रखा है कि अब उनको बर्ड्स को कैप्टिव में नहीं रखना, पिंजरे में नहीं रखना। मतलब पिंजरे में देखिए आदमी थोड़ा अच्छा फील नहीं करते रिसर्च, तो उसको चाहते हैं ओपन एवेरी बने, उसके अंदर से रिसर्च निकले घूमते हुए और पक्षियों के साथ ही थे, तो वो उनको काफी नजदीक से देखेंगे, तो मतलब अच्छा फील होगा। ओपन एवेरी का कंसेप्ट बनाया, ओपन एवेरी बनाई जाएगी। उम्मीद करते हैं कि जितने लोग वहाँ घूमने जाएंगे सही तरीके से बिहेव करेंगे पक्षियों के साथ और वहाँ रहने वाले जानवरों के साथ, हम इतने सुसंस्कृत हो पाएं, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएं कि प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य बना के चल पाएं, अच्छे इंसान बनने का सबूत दे पाएं मूक जानवरों को। तो हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने श्रोता दोस्तों को भी कहना चाहेंगे यही बात। कहीं भी जाते हैं, किसी जू में जाते हैं या नेशनल पार्क में जाते हैं, तो उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए पूरी तरह से। जो जू मैनेजमेंट है वो अगर आपसे कुछ बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको फॉलो करना चाहिए। और अगर आपकी कोई सजेशंस वगैरह होते हैं तो सजेशंस अगर पॉजिटिव हैं तो उसको हम लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। कई बार जो है जो पब्लिक है, जो विजिटर्स हैं, उनकी कुछ ऐसे सजेशंस होते हैं जिसको आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे सजेशन दिए जाए जानवरों की हित में है, तो अगर आते हैं नए सजेशन जिसको देते हैं हमें, तो उसका स्वागत है। गौरव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए भी नई थी, और श्रोताओं में यदि हमारे बच्चे होंगे वो तो आपकी बातें सुन के बहुत खुश हो गए होंगे। थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। थैंक्स। आप थे गांधी प्राणी उद्यान ग्वालियर के जू क्यूरेटर गौरव परिहार। श्रोता साथियों, जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है हम उस मुसीबत से निकलने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारी मदद करती हैं उस समस्या से हमें बाहर निकालने में। इसी सिलसिले में इस समय बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इसके अलावा अखबारों में भी समस्या निवारण वाले कॉलम्स बढ़ गए हैं। एक ऐसी ही खबर हमें पढ़ने को मिली कि अमेरिका में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन लागू होने के बाद लोगों के सवाल पहले की तुलना में थोड़े से बदल गए हैं। हम ये जो अध्ययन है आपको इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है इस तरह की समस्या हमें भी आए। अब ये सवाल जो बदल गए हैं उनमें हैं अकेलेपन से जुड़े हुए प्रश्न। बहुत से लोग पूछते हैं कि वो मदद करने वाले जो लोग हैं उनके प्रति किस तरह से आभार व्यक्त करें। घर के लोगों से विवाद टालने के तरीके पूछे जाते हैं, और बच्चों की देखभाल कैसे की जाए, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे हो सकता है जब ये समय बढ़े तो हमें भी होने लगें। तो अभी से इन सब चीज़ों की तैयारी कर लीजिए। जानते हैं, आभार व्यक्त करना अपने आप को हल्का करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। बिल्डिंग के चौकीदार, सब्जी वाले, फल वाले, राशन वाले,
दवा की दुकान वाले, बैंक कर्मी, मीडिया कर्मी, ये सभी आपके हित के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और लगातार कोरोना संक्रमण के समय भी अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए उन्होंने आपको सुविधाएं मुहैया करवाई हैं। इन सभी के प्रति जब भी मौका मिले आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि आभार प्रकट करना प्रेम प्रदर्शित करने का ही एक तरीका है। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। प्रकृति का प्यार यूं ही चुरा के रखिए और आभार व्यक्त करते रहिए, ईश्वर का भी और इस प्रकृति का भी। श्रोता साथियों, यथासंभव घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम मन में है विश्वास।